हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। हर सब्जेक्ट के आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस तरीके के टाइटल के साथ हमारी सीरीज में आपको क्लासेस मिल रही है। हर सब्जेक्ट की ये क्लासेस हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं, साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, हर तरीके की। ठीक है, तो मैं आज फिर पिछले हफ्ते हम लोगों ने इकोनॉमी का सेशन लिया था। ठीक है, हमने इकोनॉमी के क्वेश्चंस किए थे, टॉप 50 क्वेश्चंस किए थे। वो सेकंड क्लास थी इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये थर्ड क्लास होगी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज हम CHSL के, पिछली बार SSC, CGL और CPO के क्वेश्चंस में आप लोगों को दिखाने लाई थी किस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग बना रहे हैं। आज CHSL यानी कि ये जो +2 के बाद का एग्जाम होता है, SSC लेता है, यानी कि TCS ही इसको कंडक्ट करेगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो SSC CHSL में कैसे सवाल बनते हैं एक बार देख लेते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, हमारे साथ, तो देखो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। SSC जनरल अवेयरनेस का एक कॉम्बो कोर्स आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, साइंस सब कुछ कवर होगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। यानी सिलेबस कंप्लीशन की नो टेंशन, यानी कि सिलेबस आपके हाथ में होगा जैसे ही आप परचेज करते हैं। ठीक है, तो SSC जनरल अवेयरनेस का एक कोर्स चल रहा है। अब तैयारी तो हो गई, पर कितनी हुई है ये जानने के लिए टेस्ट सीरीज लगाइए। अब टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 5500 क्वेश्चन मिलेंगे, 220 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप आपको मिलेगा, टीयर 1 टीयर 2 लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक और बात, कल हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन था लाइव, आप लोगों को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने बताया भी था कि जो भी आपकी क्वेरीज है आप हम तक पहुंचा सकते हो, और लाइव सेशन था। इट वाज अ फैंटास्टिक लाइव सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हमसे, डाउट्स पूछे उन्होंने, और एक डाउट बहुत कॉमन था। क्या था कि मैम SSC टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन मिलेंगे और जो YouTube पे क्वेश्चंस करा रहे हो, क्या वो सेम होंगे क्या? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको अलग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यानी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे होंगे। MCQ जो YouTube पे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर हमारी एक्सपर्टीज भी इसके साथ जुड़ गई है कि इस तरीके के और क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं भविष्य में। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, ठीक है, ज्यादा हम बताते नहीं हैं, बहुत बातें नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बस थोड़ा सा बता दूं, इकोनॉमी और पॉलिटी का जो सेशन है वो भी अवेलेबल है। आप लोग अगर मेरे साथ इकोनॉमी और पॉलिटी बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हो तो परचम ऐप पे जाइए, दोनों कोर्सेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। फॉर मोर डिटेल्स परचम ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे अपनी सारी जानकारी आप ले सकते हो। हमारा नंबर है गूगल का, जीमेल का, व्हाट्सएप का, हर तरीके से आप हम तक पहुंच सकते हो। तो देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन CHSL पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कि which of the following provision of the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Canada? कहता है कि कनाडा से आपने क्या लिया है, कनाडा के संविधान से भारत के संविधान ने क्या लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं, ये तो हमने US से लिया है। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस, ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। यहाँ पे GST आ जाता है, GST का मॉडल अपन ने कनाडा से लिया है। फेडरलिज्म आ जाता, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और साथ में आपको कनाडा से देखने को मिलेगा। कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? C, यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? यानी प्रेसिडेंट जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहता है कि भाई हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत है इस मैटर पे, तो सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि कोई अगर बाहरी युद्ध हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो प्रोटेक्ट करेगा हमको। ये बात कहां लिखी हुई है? तो ये बात आर्टिकल 355 में लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 355 में लिखी हुई है। आर्टिकल 352 से लेके 360 पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 तक लेके ये इमरजेंसी के अंदर गिवन है, इमरजेंसी प्रोविजन इसके अंदर है, ठीक है। आपातकाल की चीजें इसके अंदर है। 355 में बताया हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट
हमारी रक्षा करेगा अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाता है या एक्सटर्नल एग्रेशन है। 358 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिक डिसोल्व हो जाता है अगर हमारे यहां पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बता रहा है और 353 भी यूनियन गवर्नमेंट की पावर्स बता रहा है रिलेटेड टू इमरजेंसी। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 यानी कि 355। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following comes under Union list of 7th schedule of the Indian Constitution? आपको पता है 7th schedule में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आएगा, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक ऑर्डर, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर, ये आएगा। ये पहले कंकरेंट लिस्ट में था स्टूडेंट, ठीक है, बाद में इसको शिफ्ट किया गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा 4, यानी ये हमारे यूनियन लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट में होने का मतलब क्या है, जितने भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में लिखे हैं, जितनी भी बातें यूनियन लिस्ट में लिखी है, उनके ऊपर कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। ठीक है, ये बात यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है। Which of the following articles of Indian Constitution is related to the writ of High Court? आपको पता है writ of Supreme Court आर्टिकल 32 ये पावर देता है, और writ of High Court जो है आर्टिकल 226 के अंदर ये बातें हैं। 6 रिट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट है, हाई कोर्ट के पास 6 रिट्स हैं। ठीक है, जो 6 रिट्स की ताकत है हाई कोर्ट की वो आर्टिकल 226 में दी हुई है। आर्टिकल 76, अब कल आर्टिकल रिलेटेड पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक सीरीज क्या मतलब एक सेशन ला रही हूं जिसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना आर्टिकल रिलेटेड मिलेंगे। कल लाइव सेशन में स्टूडेंट्स ने पूछा मैम आर्टिकल्स को कैसे लर्न करें, तो आर्टिकल को लर्न करने की कोई अलग से ट्रिक नहीं होती स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस ही आपको आर्टिकल्स याद कराएगा। जितना आपकी जुबान पे चढ़ेगा, जैसे वोकैबुलरी होता है ना, कोई ट्रिक नहीं होती वोकैब की, बिल्कुल इसी तरीके से आर्टिकल्स भी आपको प्रैक्टिस से आएंगे। तो एक वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं, मैं लेके आ रही हूं, जिसके अंदर आर्टिकल्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो जो डाउट स्टूडेंट्स ने बताए हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, 76 किससे रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल से, अटॉर्नी जनरल से। और आपको यह भी बता दूं सारे आर्टिकल जरूरी नहीं होते। ठीक है, आर्टिकल 32 आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और इसी को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 226। इसका आंसर क्या आएगा, हाईकोर्ट की जो रिट्स हैं वो 226 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 शब्द ऐड हुए थे, सेक्युलर, सोवरन और सोशलिस्ट। सेक्युलर, सोवरन और सोशलिस्ट, ये 3 शब्द ऐड हुए थे। ठीक है, सेक्युलर, सोवरन और सोशलिस्ट। तो क्या कहता है ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मिनट, सॉरी मैं सोवरन नहीं, मतलब सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, आई एम वेरी सॉरी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर शामिल हुए थे। तो यहां पे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, सेक्युलर। यहां पे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, सेक्युलर। ये शब्द 1976 में मैडम इंदिरा गांधी ने ऐड किया था। इसके बाद द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट। कहता है कि प्रियम्बल जो है वो हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, तो इसका आइडिया जो है वो हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, यूएसए से लिया है। यूएसए के फर्स्ट पेज पे वहां का प्रियम्बल है, हमने भी वहीं से आइडिया लेके अपने संविधान में प्रियम्बल को शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 के अंदर क्या आता है, द पंचायत। पंचायत पार्ट 9 के अंदर आएगा। ठीक है, पार्ट पूछे तो 9, शेड्यूल पूछे तो 11। ठीक है, शेड्यूल पूछे तो 11। ठीक है, और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 243A से लेके 243O। ठीक है, 243O पंचायतों की बातें हैं। फिर उसके बाद P से लेके ZZ तक म्यूनिसिपैलिटी की बातें हैं। तो और ये कैसे आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया है। तो पंचायतों के बारे में इतनी बातें आपको जानकारी रखनी है। पार्ट 9 के अंदर पंचायतों का जिक्र है। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद आर्टिकल 1 to 4, यानी जो पार्ट 1 है संविधान का, वो यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में स्टूडेंट्स को ज्यादा डाउट होता है।
आर्टिकल 2 क्या कहता है, कोई नया स्टेट अगर भारत में ऐड करना है तो आर्टिकल 2 से होगा। और आर्टिकल 3 कहता है कि एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर ही अगर कोई चेंजेस करने हैं, जैसे उसकी नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, उसका एरिया चेंज करना है, तो वो आर्टिकल 3 से होगा। एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज होगा तो आर्टिकल 3, कोई नया स्टेट ऐड करना है तो आर्टिकल 2। तो आप देखोगे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, ये आर्टिकल 3 से होगा। नेम आर्टिकल 3 से होगा। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये आर्टिकल 1 के अंदर होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, फर्स्ट, यानी कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये आर्टिकल 2 के अंदर शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू डज नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी चीज जो है वो यूनियन लिस्ट में नहीं आती, वो यूनियन लिस्ट में नहीं आती, ठीक है। आपको बताना है कौन सी चीज यूनियन लिस्ट में नहीं आती। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स जो है वो यूनियन लिस्ट में नहीं आएगा, ये स्टेट लिस्ट का मैटर है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, फर्स्ट, बाकी तीनों यूनियन लिस्ट में आएगा। Provision as to disqualification on ground of defection are mentioned under which schedule of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल के कानून की बातें हैं? ये 10th शेड्यूल में है। 12th शेड्यूल क्या कह रहा है, म्यूनिसिपैलिटी की बातें करता है, ये आपको पता है। 11th शेड्यूल पंचायत की बातें करता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स की बातें कर रहा है, लैंड रिफॉर्म्स की, जुडिशियल रिव्यू की, इनकी बातें करता है। 10th शेड्यूल जो है ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड हुआ है और एंटी डिफेक्शन लॉ की बातें करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का कानून। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन। प्लानिंग कमीशन को कब नीति आयोग ने रिप्लेस किया, तो ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया था, प्लानिंग कमीशन हट गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2015 प्लानिंग कमीशन। मैं कुछ खास बातें इन ईयर्स की बता देती हूं। 2016 में जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारत के अंदर स्टैब्लिश हुई, जो पूछी जाती है। 2017 में 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ है, जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। Which article of Indian Constitution is related with the separation of judiciary from executive? देखो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। और ये हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर गिवन है, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 50 के अंदर। आर्टिकल 50 मैंने कहा था अलग सा है बिल्कुल, तो अलग कर देता है। किसको अलग कर देता है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 51 क्या बताता है, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाया भगवान को कि शांति रखना, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति की बातें करते हैं, ठीक है। तो 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का हिस्सा है, भारत की मूलभूत संरचना का हिस्सा है आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से क्या चीज स्टेट लिस्ट में गिवन है भारतीय संविधान के। तो अब देखो ये लिस्ट पे एक बार नजर मार लेंगे हम लोग। 7th शेड्यूल, बहुत सारे क्वेश्चन सीएचएसएल ने लिस्ट पे उठा रखे हैं। यूनियन लिस्ट में कौन है, स्टेट लिस्ट में कौन है, कंकरेंट लिस्ट में कौन है। तो ये स्टेट लिस्ट में कौन क्या आएगा, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। स्टेट लिस्ट का मैटर कौन सा है, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट। बाकी तीनों, रेलवे आपको पता है यूनियन में है, पोस्ट ऑफिस यूनियन में है, इंटरस्टेट ट्रेड यूनियन में है। तो बैटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द राइट टू एजुकेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशन रिलेटेड 3 बदलाव आते हैं और तीनों बदलाव 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आते हैं। क्या क्या बदलाव आया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया, 0 से 6 हटा के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार दे रहे हैं। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, जिसमें क्या कहा है कि गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चों के प्रति कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। गार्जियन की, अभिभावकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये तीनों ही एजुकेशन से रिलेटेड हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 और मोहिनी जैन केस इससे जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत मेंशन्स। अब वो पार्ट पूछ रहा है,
कौन से पार्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? शेड्यूल पूछता तो 11 कह देते, उसने पार्ट पूछा है तो पार्ट जो है पार्ट 9 के अंदर, पार्ट 9 के अंदर पंचायत मेंशन है। पहले सवाल एक बार पूछ लिया कि पार्ट 9 में क्या मेंशन है, अब पूछ लिया पंचायत किस में मेंशन है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which part of Indian Constitution is related with the fundamental rights? फंडामेंटल राइट से कौन सा पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है? पार्ट 3 जो है आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 यूएस के बिल ऑफ राइट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, यूएस के बिल ऑफ राइट्स से हमने फंडामेंटल लिए हैं, आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3। पार्ट 2 क्या कहता है? आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप की बातें करता है, सिटीजनशिप की बातें करता है, ठीक है। पार्ट 4 क्या कहता है? डीपीएसपी की बातें कर रहा है। आर्टिकल कौन सा है ये? 36 to 51। 1 जो है पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बातें करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बातें करता है, और ये आर्टिकल 1 to 4 के अंदर आता है, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। तो याद रखेंगे इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भारत ने कहां से लिया है? ये जापान से लिया है, ठीक है, जापान से लिया है। कल मैंने समझाया भी था लाइव सेशन में कि भाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने अमेरिका से लिया है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया है। आज भारत में आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी शामिल है, मेनका गांधी केस के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल डज नॉट हैव प्रोविजंस रिलेटेड टू। इनमें से कौन सी चीज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आएगी? नहीं पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रही हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन सीरीज में आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, एक ये हो गया, एक आगे आएगा, कौन सा वो मैं जो भी मन करेगा मैं आपसे पूछ लूंगी, ठीक है। तो ये आंसर आपको देना है कि कंकरेंट लिस्ट में क्या है, क्योंकि मैंने यूनियन स्टेट के अभी बताए हैं, तो कंकरेंट का ये आपको बताना है ताकि आप लोग एटलीस्ट लिस्ट तो देखो। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट? कौन सा आर्टिकल काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के कॉम्पोजिशन को बताता है? तो ये आर्टिकल 80 बताता है। आर्टिकल 80 जो है, देखो आर्टिकल 1 से लेके और आर्टिकल 80 या मैं कहूंगी 85 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सारे याद हो ये नहीं कह रही, पर 1 से 85 तो आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 12 आपको पता है स्टेट की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी की बातें करता है। आर्टिकल 395 बताता है कि भारत का संविधान अब कैसे चलेगा आजादी के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल? अब सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो है, पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो यूनियन लिस्ट में ही आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? यूनियन लिस्ट, सीबीआई यूनियन लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following provision of Indian Constitution is not borrowed from the Constitution of Britain? क्या चीज Constitution of Britain से नहीं ली? अब देखो भारत के अंदर जो पूरा संसद की प्रणाली है वो अपन ने पूरी ब्रिटेन से ली है, जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाई कैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली है। पर फंडामेंटल राइट यूएस के बिल ऑफ राइट से लिया है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट। Which article of Indian Constitution is related with the special provision with respect to state of Maharashtra and Gujarat? महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविजन से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है? तो ये आर्टिकल 371 है, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात को जो स्पेशल पावर्स मिली हुई है उसका जिक्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 का कौन से शेड्यूल को ऐड करता है? तो 10th शेड्यूल तो आपको पता है, मैंने अभी बताया 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया 1985 में, ठीक है। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया 1951 में, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स की बातें हैं। 11th शेड्यूल जो है ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया, जिसमें पंचायतों का जिक्र है। 7th शेड्यूल ऑलरेडी था जिस समय संविधान बना था। शुरुआत में अपने 8 शेड्यूल थे, 9वें शेड्यूल से चीजें ऐड हुई, आज के दिन 12 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड, यानी कि 9th शेड्यूल की बातें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आई है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूटी इन राज्यसभा? सीट्स
जो है राज्यसभा की वो कौन से शेड्यूल में लिखी हुई है? 4th शेड्यूल में लिखी हुई है। 7th शेड्यूल में सारी लिस्ट है, ठीक है, 7th में लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब। 2nd शेड्यूल के अंदर ओथ और एफर्मेशन है, कौन कैसे ओथ लेगा, ठीक है। 6th शेड्यूल के अंदर कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, ATMM जिनको कहते हैं, ठीक है, असम, त्रिपुरा, ये वाले। तो 4th के अंदर सीट्स का जिक्र है, ठीक है। 3rd का भी बता दीजिए क्या आएगा 3rd शेड्यूल में? इसमें सैलरी की बातें हैं, सैलरी, किसको कितना सैलरी मिलेगा, ये 3rd शेड्यूल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम? असम से कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? असम से 7 सीटें हैं। अब आपका सवाल आएगा, मैम सारे स्टेट्स का याद करें क्या? मत करो, अपने स्टेट का ध्यान रखो, मत करो तुम सारे स्टेट्स का याद। एक क्वेश्चन के लिए कितनी लंबी सूची याद करोगे तुम? तो असम जो है 7। Which amendment to the Constitution of India incorporated Goa, Daman, Diu as 8th union territory by amending the first schedule of Indian Constitution? कह रहा है गोवा, दमन, दीव को 8वीं यूटी जब शामिल किया, कौन से अमेंडमेंट से किया? 12th अमेंडमेंट से, ठीक है। 12th अमेंडमेंट से 1961 में हमने गोवा, दमन और दीव को अपना 8वीं केंद्र शासित प्रदेश नियुक्त किया। आंसर आ जाएगा 12th। Which of the following does the Special Marriage Act 1954 not support? नोट सपोर्ट, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हार्मनी बढ़ाता है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करता है, इंटरफेथ मैरिज को प्रमोट करता है, लेकिन स्ट्रिक्ट एंडोगैमी को नहीं। एंडोगैमी क्या होता है? अपने ही क्लैन में इन मैरिज कहते हैं इसको, इन मैरिज, यानी कि हम तो अपने ही कास्ट से मतलब शादी करेंगे, ये समाज इसे समाज में शादी कर सकता है, उसमें नहीं कर सकता, ऐसी चीजें ये कानून प्रमोट नहीं करता। ये कानून सीधा इंटरकास्ट मैरिज को, इंटर रिलीजन मैरिज को इनको प्रमोट करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन? कहता है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर आप सिटीजन हैं तो सिटीजन बने रहेंगे, बेवजह आपकी सिटीजनशिप आपसे कोई नहीं ले सकता। ये बात आर्टिकल 10 में है, आर्टिकल 10 में। 11 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है किसकी? सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 9 में फॉरेन लोग जो हैं, अगर आपने वॉलंटरली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो भारत की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, यानी ये सिंगल सिटीजनशिप की बात बताता है। सिंगल सिटीजनशिप की बात आर्टिकल 9 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड? अब देखो क्वेश्चन फिर घुमा के दे दिया। सोशलिस्ट और सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ। When was the first law commission set up in independent India? फर्स्ट लॉ कमीशन कब सेटअप हुआ है? ये 1955 में हुआ है। अभी लगभग 21 लॉ कमीशन जो है वो आ चुके हैं। फर्स्ट जो है वो 1955 में आया। MC सेटलवार्ड जो है वो इसको संभाल रहे थे। फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में आया है। इसकी शुरुआत जो है आपको पता है 1830s में ही हो चुकी थी। लॉर्ड मैकाले जो है वो लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश करते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल कितना है? तो वो कार्यकाल है 6 इयर्स या 62 इयर्स, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए वो ही उस समय उनको रिटायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 370 किसने किया? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे जिनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। इन्होंने आर्टिकल 370 जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, आर्टिकल 370 इन्होंने शामिल किया। इन विच ईयर डिड नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस? नीति आयोग कब आया? अभी बताया था 1 जनवरी 2015। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी दैट अराइजेस ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट? कहता है अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए तो उनकी जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसकी जगह कौन काम करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह बैठेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। तो आंसर क्या आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। वो भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट? गवर्नर को देखो सीधा प्रेसिडेंट हटाते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो डिसोल्यूशन से हटते हैं, सीएम भी डिसोल्यूशन से हटते हैं। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 61 ये बात कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इंपीचमेंट से हटेंगे, प्रेसिडेंट इंपीचमेंट से हटेंगे। आर्टिकल 61 इस बात को कहता है। Which article of the Constitution of India provides that there shall be a council of minister with the prime minister as its head?
कल पूछा जा रहा था मुझसे लाइव में डाउट्स में कि मैम सब सेक्शन याद करें क्या? सारे मत करो, आप कितने क्वेश्चंस करोगे सब सेक्शन से, परेशान हो जाओगे। तो जो भी आते हैं प्रीवियस ईयर में वो हम कराते रहेंगे। तो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड पीएम होगा। ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात आर्टिकल 74 सब क्लोज 1 में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of Indian Constitution? ये कुछ टैग लिखवाए थे मैंने आपको कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कौन कहता है? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जो है। अच्छा, ये ज्वेल सेट है, ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि गहना है, ज्वेल सेट है, ठीक है। तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जो है इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहते हैं। इन विच ईयर वाज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? कौन से साल में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ? ये आपके लिए छोड़ा था मैंने कमेंट सेक्शन के लिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए कमेंट के लिए, एक पहले पूछा है कंकरेंट लिस्ट वाला, एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज की क्लास के जो हमने डिस्कस किए CHSL में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको एक आइडिया लग रहा है क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।